कंग दे रंग। तो फीस मैं कुछ नहीं लेता। अच्छा, अब मुझे बस रोज़ एक दारू की बोतल चाहिए। दारू की बोतल? हाँ यही फीस? हाँ, बाकी जो देना दे देना आप। वो मुझे चाहिए ज़रूर। अब हमारे फादर तो हाथ नहीं लगाते थे। गुरसिख परिवार था? गुरसिख थे, नामधारी थे, नामधारी। और शब्द कीर्तन गाते शब्द थे? कीर्तन करने वाले। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मैंने तो ये भी सुना कि वो पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान के मरहूम जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके साथ एक बार तबला बजाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या इंसिडेंट था? वो ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पर वो जो मुझे उन्होंने बताया वो ये था कि कोई एक प्राइवेट महफिल थी, वहाँ वो भी आए हुए थे, मुशर्रफ साहब भी, तो वहाँ उन्होंने संगत करी थी तबले पे। तो कह रहे मुझे बड़ा शौक़ है तो मैं संगत करूँगा आपके साथ। ठीक है, करिए। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे हैं सरदार करतार सिंह जी से, जो कि गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी के छोटे ब्रदर हैं और उन्हीं की तरह बहुत अच्छा गाते हैं। इनके पास बहुत खजाना है। इनकी अपनी जो म्यूज़िक जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। जगजीत जी के बारे में बहुत सी अंतरंग बातें भी इनसे पता लगेगी। कंग दे रंग में करतार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके परिवार में आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। जगजीत सिंह जी तो दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है, तो क्या परिवार में संगीत का माहौल था? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था संगीत का, पर शौक़ था फादर को। सबसे पहले फादर जब नौकरी करते थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि मैं मतलब संगीत का शौक़ रखता था। संगीत भी क्या, वो गुरबानी वाला संगीत जी, वो ज़्यादा उनको अच्छा लगता था, भाता था। तो उनके मन में ये थी कि मैं नहीं सीख पाया तो मैं ज़रूर अपने बच्चों को सिखाऊंगा। तो वो नहीं सीख पाए? नहीं, वो क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे जी। तो उनकी ज़िंदगी जो बिना सीखे रह गई, संगीत सीखे रह गई। तो फिर उन्होंने जब सबसे पहले जब शुरुआत करी बच्चों को सिखाने की, तो सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब को उन्होंने शुरुआत करवाई। उन्होंने तबला सीखा। जी। तबला सीखा तो छोटी उम्र में उनकी नौकरी लग गई, तो वो बीच में छूट छाट गया। तो उसके बाद फिर इनका नंबर आया हमारे दूसरे भाई का, जगजीत सिंह जी का। तो उनके सिखाने के लिए उन्होंने कहा मैं गाने का शौक़ था उनको, तो मैं गाने का ट्रेनिंग लेनी है जी। तो उसके लिए उस्ताद ढूंढना शुरू करा। पहले जैसे गंगानगर में रहते थे तो गंगानगर में जैसे छोटे मोटे जो सिखाने वाले थे लोकल, उनको कांटेक्ट करा तो शुरुआत हो गई। जी। शुरुआत हो गई तो पर एक मन में एक बात थी कि नहीं यार, अगर इन लोगों से सीखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। तो कोई अच्छा उस्ताद प्रॉपर होना चाहिए। तो तब जाके फिर उसके लिए उन्होंने तो उसकी तलाश शुरू हुई। तो उस्ताद जमाल खान साहब थे, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में रहते थे। वो राजघराने के सिंगर थे बीकानेर में। जी। दरबारी सिंगर थे। तो उनको किसी ने बताया कि आप उनको कांटेक्ट करो, उनसे मिले जाके। तो वो बड़े गुस्सैल और नखरे वाले थे। अच्छा, तो राज दरबार के हाँ, गायक थे ना? तो हालत उनकी बड़ी खस्ता थी उन दिनों में, लेकिन अकड़ नहीं। अकड़ नहीं गई थी। जी। मतलब ही वॉज ए प्राउड मैन, आप जी, अंग्रेजी में कह सकते हो ना। तो उनको पटाने में टाइम लग गया। जी। तो उन्होंने कहा पहले मैं बच्चे को सुनूंगा, अगर मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो उन्होंने सुना, उनको आवाज़ अच्छी लगी, तो ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब फादर ने डरते डरते, क्योंकि पहला जो अब तक का जो एक्सपीरियंस था उनके साथ, वो बड़ा डरे हुए थे। डरे हुए थे। फादर भी थोड़े सहमे हुए थे। तो डरते डरते पूछा कि भाई आपकी फ़ीस क्या होगी? तो फीस मैं कुछ नहीं लेता। अच्छा। अब मुझे बस रोज़ एक दारू की बोतल चाहिए।
दारू की बोतल? हाँ यही फीस? हाँ, बाकी जो देना दे देना आप। वो मुझे चाहिए ज़रूर। अब हमारे फादर तो हाथ भी नहीं लगाते थे। गुरसिख परिवार था? गुरसिख थे, नामधारी थे, नामधारी, और शब्द कीर्तन गाते शब्द कीर्तन करने वाले। तो हमारे एक रिश्ते में भाई थे, वो पुलिस में थे। तो हमारे फादर ने उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई कि तूने रोज़ इनको एक, जो ये ब्रांड पीते हैं मुझे तो पता नहीं है, जो भी ये पीते हैं तूने रोज़ इनको लाके देनी है। हमारे फादर नामधारी थे, तो नामधारी में, नामधारी जो पंथ है जी, उसमें एक प्रथा है कि वो जब कीर्तन करते हैं तो वो जिस राग में बाणी लिखी गई है उसी राग में करते हैं। उसी रागों में 31 रागों में बानी लिखी गई है जी। तो हाँ, तो उसी रागों में करते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो ये बात हमारे फादर को बड़ी अपील करती थी। तो उनके मन में ये थी कि मेरा बेटा संगीत सीखे, सारे राग सीखे और कीर्तन करे, गुरबानी गाए उन्हीं रागों में, उन्हीं रागों में जिस पर वो लिखी गई है। यही रचना की मकसद गई। था सिखाने का। जी 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 जी। ये मकसद नहीं था कि मेरा बेटा बॉम्बे जाके सिंगर बने, ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि संगीत में निपुण हो पर साथ में पढ़ाई भी करे और IAS अफसर बने। छोटा सा दिल है छोटी सी आशा, इतनी उम्मीद थी बस। ट्रेनिंग शुरू हो गई तो चलते चलते हम भी छोटे छोटे थे, मैं, मेरी एक मुझसे बड़ी सिस्टर, हम साथ बैठा करते थे। तो स्कूल से आए, ट्रेनिंग चल रही है, उस्ताद जी बैठे हैं सिखा रहे हैं, तो हम भी जाके बैठ जाते थे। आपको नहीं डांटा उस्ताद जी ने भी, आप क्यों बैठे हो, सिर्फ मैं इन्हीं को सिखाऊंगा? मुझसे काम लेते थे। कैसे? तबला, मुझे तबले का थोड़ा वो था, सेंस थी मुझे, ताल थी पता हाँ, आपको? ताल का जी। तो मुझे कहते चल थाप दे तबले पे। चलो आपका भी अच्छा काम हो गया। तो मैं ऐसे छोटे छोटे हाथों से, मैं उस वक्त दूसरी तीसरी में पढ़ता था, ऐसे तबले के सामने पीछे बैठा, मैं दिखता नहीं पूरे था। भी नहीं आते थे। हाँ। तो मैंने वो 3 ताल और जो भी ताल बजती थी, 3 ताल या मेन तो क्लासिकल में 3 ताल ही होती है, तो वो मैंने थाप देनी तो काम चल जाना। तो मुझे बल्कि शाबाशी मिलती थी, वाह बहुत बढ़िया, चल आगे चल, बजाता रहे। और मैं थक जाता था बजाते बजाते। लेकिन वो कहते बजाते थे। एक ताल और 3 ताल, ये दो ही होते मेन। और रियाज जो होता था, सिखाने का टाइम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। क्योंकि फिर एक वक्त आया कि उस्ताद जी वहीं रहने लग गए हमारे घर पे ही। जी। एक कमरा उनको दिया हुआ था, आप जब चाहो आप यहाँ रह सकते। वो रहने वाले श्रीगंगानगर के थे उस्ताद जी या कहीं बाहर से आए थे? बीकानेर से आए थे, लेकिन अब गंगानगर में रहते थे। गंगानगर में ही रहते थे उन दिनों। और आप लोगों का घर कहाँ था? जगजीत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जगजीत जी का वही गंगानगर में हुआ। गंगानगर में। तो ये गंगानगर का बहुत सौभाग्य है। मैं भी श्रीगंगानगर से हूँ, आप भी 9 साल तक की उम्र तक, मेरा जन्म भी वहीं हुआ, आपका जन्म भी वहीं हुआ है। तो ये देख लीजिए कि कितने गंगानगर के जो मिट्टी है, जो पानी है, हवा है, उसमें कितना संगीत है और कलाकारी है, और बड़े प्रतिभाशाली लोग वहाँ पर हुए हैं। कर्नल AS चीमा जो एवरेस्ट पे चढ़े थे, पहलवान मेहरदीन वहाँ के हैं, और योगेश छाबड़ा फिल्म स्टार वहीं के हैं। तो गंगानगर में काफ़ी प्रतिभाएं हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि आप 7 भाई बहन थे? जी। आप सबसे छोटे थे? मैं सबसे छोटा। और जगजीत जी और आपके बीच में 14 साल का अंतर था? 14 साल का। तो बड़े भाई की तरह कभी उन्होंने आपको डांटा, प्यार किया, कुछ ऐसी कोई बात? कभी भी नहीं। कोई शेयर कीजिए उनके साथ जो कभी ऐसा हुआ हो, अच्छा, या कभी डांट पड़ी हो? नहीं, डांटा तो कभी नहीं, कभी भी नहीं डांटा। डांट तो मुझे पड़ी नहीं, ना फादर से ना किसी और से। छोटे होते हैं, सबसे लाडले होते हैं ना। हाँ, ना स्कूल में, नहीं डांट, हम काम ही नहीं ऐसे करते थे। नहीं सर, मैं भी गंगानगर से हूँ, काम करो ना करो, कर दिया है, मैं फेंटी चाड़ देती थी। नहीं नहीं नहीं, ना, नहीं, मैं पढ़ने में ठीक था जी। और फालतू इधर उधर घूमना नहीं है, अपने काम से मतलब रखना है, घर के काम भी करने हैं। अच्छा करतार जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जगजीत सिंह की जो संगीत यात्रा शुरू हुई, तो उसके बाद कैसे कैसे, कहाँ कहाँ उन्होंने स्टडी की, कहाँ कहाँ वो आगे बढ़ते गए, और फिर उसके बाद बॉम्बे तक के सफ़र बारे में थोड़ा सा आप बताइए प्लीज़। संगीत यात्रा उनकी तो जब से सीखना शुरू करा तब से शुरू हो गई, पर सही मायनों में जिसको आप यात्रा बोलते हो, वो जब वो जालंधर में आए पढ़ने, तो हॉस्टल में रहते थे वहाँ। अब ट्रेनिंग तो तब कम हो गई थी, जब भी कभी लुधियाने आते थे तो तभी सेशन होते थे ट्रेनिंग के। तो उसके बाद जब जालंधर चले गए तो वहाँ उनका एक अपना सर्कल बन गया, जिसमें रोज़ कोई ना कोई महफिल होती थी, लोगों में, दोस्तों में जाना, या जालंधर के जो रईस लोग होते थे
उन्होंने अपने घर में कोई पार्टी वार्टी करनी है तो इनको बुलाते थे, गाना वाना होता था। तो एक तरह से वो इनको एक वहाँ से एक फील आनी शुरू हो गई कि हाँ, कि मैं अच्छा क्लिक हो सकता हूँ। और आमदनी भी होने लगी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत आमदनी भी होने लगी। फिर जालंधर रेडियो स्टेशन भी हुआ करता था, तो वहाँ भी उन्होंने अपनी अभी भी है जालंधर आकाशवाणी। तो आकाशवाणी में वहाँ अपनी उन्होंने जाके ऑडिशन दी और वहाँ सेलेक्ट हो गए। तो वो रेडियो प्रोग्राम भी शुरू हो गए। तो वहाँ से उनका जो था और सर्कल बढ़ता गया। वहाँ फ़ाकिर साहब भी काम करते थे, सुदर्शन फ़ाकिर जी, उनसे मुलाकात हो गई। तो और जालंधर के बड़े बड़े जो रीस लोग थे उनके कांटेक्ट में आए। तो एक बहुत अच्छा उनकी एक हवा बन गई, वहाँ रेपुटेशन बन गई कि यार एक लड़का है डीएवी कॉलेज का, बहुत अच्छा गाता है और बड़े प्राइज़ जीतता है। तो जो वहाँ प्रिंसिपल थे सूरज भान जी, वो बहुत पसंद करते थे इनको। क्यों पसंद? तो एक तो गाना बहुत अच्छा था, दूसरा बात बात पे ट्रॉफी जीत के लाते थे जी। तो ये चीज़ें मायने रखती थी बहुत कॉलेज के लिए, कॉलेज की रेपुटेशन के लिए। तो एक समय आया जब सूरज भान जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो पंजाब में उस वक्त हरियाणा पंजाब में होता था, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर बन के वहाँ गए। तो उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। तो जालंधर में तो एक क्लास में 2-2 साल लगाते थे अच्छा। क्योंकि वो पढ़ने नहीं देते थे। जी। जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ थी वो ये दिमाग में था उनके कि अगर ये पढ़ गया, बीए कर गया तो ये चला जाएगा, तो हमारा कॉलेज का तो फिर थोड़ा डामाडोल हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन पास कर देते थे। पास तब करते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी। अब मतलब एक साल तो फेल कर दिया, फिर दूसरे साल पास करना ही पड़ता था। जी। तो अब जब ताकि जल्दी छोड़ के ना जाए कॉलेज। हाँ। यही रहे एक क्लास में 2-2 साल। हाँ, तो जब सूरज भान जी वहाँ पहुँचे तो भाई साहब को ज़बरदस्ती पास करवा के अपने साथ ले गए और वहाँ जाके एमए ज्वाइन करवा दी हिस्ट्री में। अच्छा, तो क्या करी उन्होंने एमए हिस्ट्री की? नहीं, कंप्लीट नहीं करी, 1 साल ही लगाया। तो कुछ ऐसा मतलब सबब बन गया कि कुछ बॉम्बे से फिल्मी लोग आए, उन्होंने सुना उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रहे यार तू यहाँ क्या कर रहा है, तू बॉम्बे आ। तो बस वो फिर धुनक लग गई कि बॉम्बे जाना है। तो 1965 में पहली बार इंडो पाकिस्तान वॉर से पहले जी। ये बॉम्बे चले गए, किसी को नहीं बताया, घर वालों को बिना बताए? किसी को नहीं पता। इनका एक दोस्त था लुधियाना में, बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसके दिमाग में बात डाली, उसको बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ, तेरी मर्जी है, बताना बता, नहीं बताना ना बता। घर वालों से डर भी बहुत लगता था उस वक्त। डर भी लगता था, डर भी लगता। तब सरदार हुआ करते थे उन दिनों में जी। वहाँ चले गए और थोड़े बहुत पैसे जो जालंधर से कमाए थे प्रोग्राम करके, और वो जेब में थे, 300-400-500 रुपये होंगे उन दिनों में, वही इट वॉज ए बिग अमाउंट जी। तो वो लेके बॉम्बे चले गए। वो 2-3 महीने चले वहाँ, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म हो गए तो वापस आ गए। अच्छा करतार जी, जब बॉम्बे से वो वापस आ गए तो उसके बाद की कहानी बताइए आप। बॉम्बे से वापस आना पड़ा क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने, उधर से लड़ाई लग गई इंडिया पाकिस्तान की। जी। तो एक मजबूरी में वहाँ महीना 1.5 महीना हमारे पास लुधियाना में रहे। तो उस दौरान इन्होंने, मुझे लगता है कि अपना मन बना लिया कि मैं फिर जाऊँगा बॉम्बे और फिर ट्राई मारूँगा एक बार। और क्योंकि जो इनके दोस्त थे लुधियाना में, भोगल साहब, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे लुधियाना के, आज भी हैं जी। उनकी तो डेथ हो गई पर उनकी काम धंधा आज भी है। तो वो भी इनको बड़ा पुश करते थे, एनकरेज करते थे कि भैया तू जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तेरा काम बॉम्बे में है, मंजिल वही है, मंजिल तेरी वही है। तो इन्होंने कहा यार मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, काम नहीं मिला तो। उसने कहा छोड़, उस बात की चिंता मत कर, आई विल फंड यू। तो 150-200 रुपये महीना उनको भेजा करते थे। तो बॉम्बे में कितने साल स्ट्रगल किया जब इनका बाद में पहला कोई रिकॉर्डिंग हुई या ईपी वगैरह आया, हमने सुना है? 66 में आ गया था पहले ही भी जी। कोई 3-4 महीने वहाँ जाके उन्होंने स्ट्रगल करी, काम वाम ढूंढा। तो फिर हार के एचएमवी वालों के पास इनको एक 2 गज़लों की, एचएमवी वालों ने इनको बोला कि आप 2 गज़लें कीजिए और दूसरी तरफ
छोटा ईपी होता था 4 गज़लों का। ईपी बाद में एलपी बने। हाँ, ईपी एलपी अलग होते थे। ईपी मतलब एक्सटेंडेड प्ले। जी, छोटा सा होता था। हाँ, छोटा सा होता था, चपाती जितना, छोटा तवा, चपाती जितना। चपाती जितना। तो वहाँ पे इन्होंने 2 गज़लें गाई और दूसरे सिंगर थे सुरेश राजवंशी दूसरी तरफ। जी। तो इनकी गज़लें बड़ी पॉपुलर हुई। उसमें 2 गज़लें थी, साफिया होश कहाँ था तेरे दीवाने में, और दूसरी गज़ल थी अपना गम भूल गए तेरी जफा भूल गए। तो वो काफ़ी पॉपुलर हुई और कॉन्फिडेंस आया कंपनी वालों को भी कि हाँ, ये कुछ बंदा जो है इसमें टैलेंट है, इसमें जान है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि तब तक वो एक सिख वेशभूषा में थे, केस रखे हुए थे। नहीं, जब वो ईपी आया जी, तो उस पर फ़ोटो आनी थी, तो बस वो रातों रात डिसीजन लेके वो अपने जो केस थे उनसे मुक्ति पा ली। तो कितना दुखदाई था ये फैसला उनके लिए और परिवार के लिए? उनके लिए भी दुखदाई तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, पर परिवार के लिए तो बहुत था, स्पेशली हमारे फादर के लिए। क्योंकि हमारे फादर तो पक्के नामधारी थे। जी। तो ये काम, केस कटवाने, ये काम तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जी। और वो काम हो गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, तो वो काम कर दिया उन्होंने। उस वक्त 50-60 साल पहले की हाँ, बात है। तो ये 65 की बात बता रहा हूँ, जी। 66 में। जी। तो काफ़ी शौक लगा फादर को, तो उनको अपने आप को समझाने में, टू कम बैक टू टर्म्स, बहुत टाइम लगा। हमने भी समझाया, सब ने समझाया। हम तो खैर छोटे छोटे बच्चे थे, और हमारी माता जी, हमारे और जो बड़े भाई बहन थे, सब ने समझाया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो एक्सेप्टेड हो गया। अच्छा करतार जी, यहाँ मेरा सवाल, उसके बाद तो जो यात्रा है जगजीत सिंह जी की पूरी दुनिया जानती है कि आज उनका कोई मुकाबला नहीं है। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी को पूरी दुनिया में मोहब्बत मिलती है। 5 जो महाद्वीप हैं वहाँ पर लोग उनको जानते हैं। आपने भी जब सीखना शुरू किया, आपकी आवाज़ भी जगजीत जी से बहुत मिलती है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप जगजीत सिंह की या अपनी कोई गज़ल गुनगुना के आप हमें थोड़ा सा सुनाएं हमारे नहीं, दर्शकों पहले मैं आपको एक बात बता दूं जी। कि मैंने ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं साथ बैठा करता था, जी। सिर्फ सुनता था, और कभी कभार क्या मतलब अक्सर तबले पे मैं संगत करता था जितना मुझे आता था। हमारा काम चल जाता था, भाई साहब का काम चल जाता था तबले पे। एक उनको बीट चाहिए होती है, उन दिनों में ये इलेक्ट्रॉनिक तबले तो होते नहीं थे जी। तो तबले वाला चाहिए होता था। तो तबले वाला कोई मिलता नहीं था, तो जब नहीं मिलता था तो मैं थाप देता था, तो उससे उनका काम चलता था। तो वो सब चीज़ें दिमाग में, कानों में बैठी हुई थी। कुछ ऊपर वाले की देन थी, ऊपर वाले का करम था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं उस इतने बड़े इंसान का छोटा भाई हूँ। मैंने इतने साल उनके साथ गुजारे हैं, उनके संगीत को सुना है, समझा है, और आज की डेट में मेरी कोशिश यही रहती है कि उनकी जो लेगेसी है मैं उसको लोगों तक पहुँचाऊँ। वैसे तो सब लोगों तक पहुँची हुई है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि उनके संगीत को ज़िंदा रखा जाए। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ और है, आप कितने साल की उम्र में आपने गंगानगर छोड़ दिया था? गंगानगर छोड़ा तो मैं तो बहुत छोटा था, 9 साल का। तो 55-60 साल हो गए आपको, आप गंगानगर गए नहीं उसके बाद? मेरी बदकिस्मती है, मैं वहाँ जा नहीं पाया। मैं कारण जानना चाहता हूँ, गंगानगर वाले जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आए कभी? कारण कोई ऐसा विशेष कारण तो है नहीं। कोई शादी ब्याह पे गए हो? नहीं, कभी कोई हुआ ही नहीं कुछ। कभी मतलब एक बार इत्तेफाक बना, वो इत्तेफाक बना जब भाई साहब का गंगानगर में प्रोग्राम हुआ जी। तो मैंने उनको बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। कहते ठीक है, हाँ चलना तुम। तो तब हमारे फादर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो लास्ट मोमेंट पे मुझे कैंसिल करना पड़ा।
ये 95-96 की बात है, जब उन्होंने गंगानगर में पहली बार प्रोग्राम करा था, कंसर्ट की थी जी। कॉन्सर्ट करी थी। तो वो एक मौका बना था, तो वो हो नहीं पाया। और उसके बाद क्या है कि अब पिछले दिनों में एक किताब आई है उन पे, कहाँ तुम चले गए, राजेश बादल जी की। तो उसके चक्कर में वो एक वहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं। बुक तो हमने रिलीज़ कर दी, यहाँ पे हो गई है बुक रिलीज़। वहाँ रिलीज करवाना चाहते हो? वहाँ भी वो एक टोकन रिलीज़ करना फंक्शन। चाहते हैं, फंक्शन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी कुछ चल रहा है। जो बंदा गज़ल गाता है, और गज़ल की जब आप सिलेक्शन करते हो, गज़ल की सिलेक्शन वो खुद करते थे। ये नहीं है कि 4 बंदे रखे हुए थे, यार ये गज़ल अच्छी, ये गा दे, तो ये अच्छी। नो, वो गज़ल वो गाते थे जो उनको खुद को अपील करती थी। वर्डिंग्स बहुत अच्छे होते हैं उनकी गज़लों के। उनकी सिलेक्शन जो थी, गज़लों की सिलेक्शन जो थी, वो सारी दुनिया जानती है क्या थी। ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी। तो वहीं से ये चीज़ तय हो जाती है कि वो कितने विट्टी थे। बाकी रही उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर या मज़ाहियापना, वो बहुत था उनमें। बात बात पे खिंचाई करते थे लोगों की, पर ऐसी खिंचाई नहीं कि अगला बुरा मान जाए। कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो, उदाहरण? मैंने तो ये भी सुना कि वो पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान के मरहूम जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके साथ एक बार तबला बजाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या इंसिडेंट था? वो ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पर वो जो मुझे उन्होंने बताया वो ये था कि कोई एक प्राइवेट महफिल थी, वहाँ वो भी आए हुए थे, मुशर्रफ साहब भी। तो वहाँ उन्होंने संगत करी थी तबले पे। तो कह रहे मुझे बड़ा शौक़ है, तो मैं संगत करूँगा आपके साथ। ठीक है, करिए। तो वो करी थी उन्होंने। तो पाकिस्तान 3 बार गए वो अपनी ज़िंदगी में। बहुत मकबूल है पाकिस्तान में तो ज़्यादा मकबूल है हिंदुस्तान के मुकाबले में। तो जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गए तो उन्होंने वहाँ के जो पाकिस्तानी लेजेंड हैं, मेहदी हसन साहब, गज़ल सिंगर, उनकी उन दिनों में हालत बड़ी नाजुक थी, बीमार चल रहे थे। तो उनकी एड में एक प्रोग्राम करा था। तो जितनी डोनेशन वहाँ से आई थी, जितने पैसे आए थे, प्लस इन्होंने अपनी तरफ से उनको एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट एक था, वो उनको डोनेट करके आए थे ताकि उनका एक ढंग से इलाज हो सके। 2 छोटे छोटे सवाल आपसे। एक, चित्रा जी के साथ उन्होंने शादी की, उसके बाद उनका बेटे विवेक की जब डेथ हुई, वो क्या टर्निंग पॉइंट था? पूरे परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो एकदम बहुत सदमे में थे, और उनके आखिरी दिनों में जब वो खुद बीमार रहे, ये दोनों बातें। नहीं, वो देखिए, जब बेटे की डेथ हुई, बहुत मुश्किल वक्त था वो पूरे परिवार के लिए, हमारे फादर के लिए, हम सब के लिए, भाई बहनों के लिए, उनके लिए तो था ही था। तो वो तो बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल वक्त था वो। तो मतलब इतना मुश्किल था कि हमारी भाभी ने तो गाना ही बंद कर दिया, उसके बाद गा ही नहीं पाई वो जी। तो भाई साहब भी कोई 6-7 महीने के लिए खामोश हो गए एकदम। तो फादर ने भी समझाया कि भाई तेरे पास तो संगीत है, इससे बड़ा और क्या होगा, इबादत है तेरे पास, तुम वापस आओ, संगीत की तरफ ध्यान दो। तो यारों दोस्तों ने भी समझाया होगा, तो फिर हिम्मत करी उन्होंने, वापस अपने संगीत में आए। तो उसके बाद जो उन्होंने कमाल करा, मैं उनके काम को 2 हिस्सों में बांटता हूँ जी। एक तो उनका काम 1965 से लेकर 1990 तक, ये जो 25 साल उन्होंने काम करा, उसकी अलग कैटेगरी है। दूसरी उनकी फेज जो 1990 से लेकर टिल हिज डेथ, बेटे की डेथ के बाद, उसमें जो संजीदगी आई, जो उसमें सोज आया गले में, जो उसमें गज़लों की सिलेक्शन हुई, वो एक अलग लेवल की थी। उस दौर ने उनको महान से महानतम बना दिया। वो जो 1990 के बाद का दौर था, हाँ जी, वो दौर उन्होंने उनको उनकी लाइफ में उनको जो आज वो उनकी जो पोजीशन है, जो उनकी स्टैंडिंग है इन द इंडस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, उस दौर ने उनको ला के टॉप पे खड़ा कर दिया। 2011 में उनकी डेथ होती है। तकरीबन 1 महीना पहले वो दिल्ली में थे। दिल्ली में प्रोग्राम करा,
हमने खाना रात को साथ खाया, बातें बातें करी, सब कुछ करी, अपनी शेयर करी एक दूसरे से प्रॉब्लम्स। उसके बाद नेक्स्ट डे वो करनाल गए, तो करनाल से वो गए देहरादून एक दिन बाद। तो देहरादून से वापस बॉम्बे गए, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, प्रॉब्लम उनको थी, दवाई वाई खा रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि यहाँ से जाने के बाद वो वापस आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक ठाक थे, अच्छे मूड में थे, अच्छी सेहत थी। मैंने बल्कि उनको ऑफ़र करा रात को जब प्रोग्राम के बाद कि मैं आपको छोड़ के आऊँ होटल। कहते नहीं नहीं, मेरे पास ड्राइवर है, टैक्सी है, आराम से जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ रहूँ क्या रात को, कोई दिक्कत है? कहते नहीं नहीं यार, मैं कोई बच्चा हूँ, फिर मैं ठीक ठाक हूँ। तो अगले दिन फ़ोन करा मैंने सुबह, करनाल पहुँचे तब फ़ोन करा, देहरादून गए तब फ़ोन करा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, हंसी मजाक एकदम जैसे यूजुअल सेल्फ होता है, बिल्कुल वैसे थे। देयर वॉज नॉट इवन ए सिंगल हिंट कि दिस मैन इज़ गोइंग टू बी नो मोर आफ्टर 3-4 days। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो इट हैपेंड ऑल ऑफ ए सडन। और जिस दिन उनको रात को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उस दिन मेरी बात होनी थी उनसे किसी मामले को लेके। तो आई वॉज कॉलिंग हिम, वैसे तो वो कॉल करते थे, ही वॉज सो पर्टिकुलर। अगर उन्होंने कह दिया मैं तेरे को फलानी तारीख को यार फ़ोन करूँगा, तो वो करते थे, याद रखते थे। एक छोटी छोटी चीज़ें याद रखते थे। अगर वो किसी की केयर करते हैं तो उसके बारे में पूरा उसका ध्यान रखते थे। तो वो सब बातें उनको, तो मैंने कहा चलो मैं पहुंच गए होंगे, सो रहे होंगे अभी, तो मैं फ़ोन करता हूँ। तो मैं फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, घंटी बज रही थी, रिस्पांस नहीं आ रही थी कोई। फिर फ़ोन 2-3 बार फिर फ़ोन करा तो फिर वो रिस्पांस आनी भी बंद हो गई, फ़ोन बंद हो गया। तो मैंने कहा शायद कहीं बिज़ी हो गए होंगे, प्रोग्राम में होंगे, रिकॉर्डिंग में होंगे, क्योंकि उस दिन उनका प्रोग्राम था शाम को वहाँ पे। तो भाभी को फ़ोन करा, उनका भी फ़ोन बंद। उनका एक जो पीए था उसको फ़ोन करा, उसका भी फ़ोन बंद। मतलब चित्रा जी, जगजीत जी और उनके पीए किसी का फ़ोन काम नहीं कर रहा था। हाँ, किसी का फ़ोन, सबके बंद। फिर मेरे जो और उनके जो म्यूजिशियन थे, सबके नंबर थे मेरे पास, 1 by 1 मैंने सबको फ़ोन करा, किसी की कोई रिस्पांस नहीं। तब मेरे दिमाग में घंटी बजी, आशंका हुई। मैंने कहा समथिंग इज़ रॉन्ग। तो फिर एक मेरे दोस्त हैं बॉम्बे में, उनका मेरे पास फ़ोन आया। तो मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, मैं क्या करूं यार, कोई मतलब किसी से बात नहीं हो पा रही। तो उसका फ़ोन आया, कहता पता चला तुझे? जब उसने इतनी बात बोली तो मैं तो हिल गया। मैं अपने ऑफिस में था, मैंने कहा क्या हुआ? कहता भाई साहब तो हॉस्पिटल में है एंड ही इज़ इन बैड कंडीशन। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा आज तो उनका प्रोग्राम, मेरे से अभी बात करने वाले थे। कहता नहीं नहीं, वो तो रात को उनको लाया गया हॉस्पिटल, वो उनकी तो हालत बहुत ख़राब है, ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर आता हूँ। तो मैंने टिकट बुक करवाई, मैं शाम को वहाँ पहुँच गया। शाम को वहाँ पहुँचा तो ही वॉज इन हॉस्पिटल इन कोमा, वेरी बैड कंडीशन। तो खैर एनीवे, मतलब आखिरी वक्त जब आया तो ऐसा कुछ नहीं था, एकदम से ही बस गज़ल प्रेमियों को रोते बिलखते छोड़ गए। लेकिन उनकी जो एक लेगेसी है, उनकी जो एक देन है, वो रहती दुनिया तक रहेगी। बिल्कुल। आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं करतार जी संगीत के बारे में? नहीं, ऐसी कोई ख़ास योजना तो नहीं है, बस यही है कि उनके काम को आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो कुछ उनका टेस्ट बदल गया है। उनका टेस्ट उन्होंने खुद नहीं बदला, लोगों ने बदल दिया उनका टेस्ट। क्योंकि आप जैसा आप बांटोगे तो वो वैसे ही रिसीव करेंगे आगे। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो हर चीज़ इंस्टेंट हो रही है जी। तो उनको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए।
पर मेरा एक दावा है, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हम आज भी कोई अच्छा गाने वाला होगा और गज़ल गाने वाला होगा तो ये जो भटकी हुई ऑडियंस है वापस आ जाएगी। छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमल कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमल कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमल कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमल कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमल कर दो, होठों से छू लो